मध्य प्रदेश में आज बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा पार्टी का संकल्प पत्र। अमित शाह भी धार में करेंगे रोड शो और रैली। कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेसी नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस ने भी कर्नाटक के मंत्रियों और नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा। वहीं छत्तीसगढ़ में आज राजनाथ सिंह संभालेंगे मोर्चा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर की बातचीत। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों पर हुई चर्चा। स्थिति को जल्दी सुधारने के लिए प्रयासों पर दिया बल। गजा सीमा पर सैनिकों से मिले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल की सुरक्षा में योगदान देने के लिए सैनिकों को सराहा। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। भव्य दीपोत्सव के लिए सजे सरयू के 51 घाट। और क्रिकेट विश्व कप में आज खेले जाएंगे 2 मैच। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और दूसरा इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से। और इसी के साथ चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। मध्य प्रदेश विधानसभा तो चलिए जनादेश में बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से महिला, युवा, किसान, शिक्षा और रोजगार से लेकर सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। भाजपा के नेताओं के अनुसार संकल्प पत्र में जनता के सभी सुझावों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा और जिसके बाद में 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा मनावर विधानसभा में होगी। इसके बाद वो रथ सभा में शामिल होंगे। मनावर के बाद अमित शाह गंधवानी विधानसभा में रथ सभा में शामिल होंगे और फिर बदनावर, धार और देपालपुर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस का भी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और वहीं चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज शाम करीब 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में बीजेपी के पक्ष में चुनावी रैली की थी तो उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने बीआरएस पर हमला करते हुए कहा था कि अहंकार
किसी को भी टिकने नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 9 साल से तेलंगाना में विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। वहीं तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार रोज कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। यहां अपनी सरकार दोहराने के लिए वो लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो विरोधी दलों के बहकावे में ना आए। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी किए हैं, जैसे तय सीमा में आने वाले परिवारों को 400 रुपए में रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे, 15 लाख का हेल्थ कवर भी दिया जाएगा। केसीआर बीमा स्कीम की घोषणा की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन चुनावों में पूरी ताकत लगा रही है। खुद कई दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा संभाल रखा था और अपनी रैलियों में बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर मिलकर काम करने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस ने यहां कर्नाटक के 10 मंत्रियों और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए भी उतार दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तेलंगाना में चुनावी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। तेलंगाना में आपको बता दें कि 30 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने वारंगल में भी पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया। कांग्रेस की गारंटी को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी विफल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण इनके डीएनए में है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए सिकंदराबाद से हमारे संवाददाता इस वक्त उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले तो आपको सुप्रभात और दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो हर तरफ चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले ये विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरीके का नजारा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है? उर्मिलेश जी कृतिका, बिल्कुल आपको भी शुभ प्रभात और हैप्पी दिवाली, हमारे दर्शकों को भी अग्रिम हैप्पी दिवाली। और बात अगर तेलंगाना की करें तो 5 राज्यों के जो चुनाव है कृतिका, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया, उसमें से एक दक्षिण भारत का ये राज्य तेलंगाना भी है, जहां पर कि 10 तारीख को आखिरी डेट थी नामांकन करने की। और वो जो है ये कह सकते हैं कि 10 तारीख बीत चुकी है। 1000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर नामांकन किया है। और इस नामांकन की जो ये कह सकते हैं कि जब ये नामांकन पत्र की जांच होगी और 15 तारीख जो है इसकी आखिरी डेट होगी नामांकन वापस लेने की। ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले मंगलवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पहली सभा करके यहाँ पर शंखनाद किया था। तो उसी क्रम में जो है कांग्रेस और जो केसीआर है उन्होंने भी जो है तमाम यहाँ पर रैली और जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। फिर अगर बात तेलंगाना की जाए तो 119 सीटें यहाँ पर हैं। इन 119 सीटों पर जो है यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पवन कल्याण यहाँ के अभिनेता है उनकी जो पार्टी बनी है उसके साथ उनका गठबंधन है। केसीआर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है और जो है ओवैसी है उनकी भी पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। अगर बात 119 सीटों की जाए तो इस समय यहाँ पर एक तरफ जहाँ केसीआर की कोशिश होगी कि वो हैट्रिक लगाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस रहा है उनका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा है। और इस समय का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर कि वो काफी आक्रामक दिखाई दे रही है मैदान में। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का जो खोई हुई जमीन है उस जमीन को पाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो विश्लेषकों का जो कृतिका यहाँ पर अनुमान है वो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर केसीआर में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि इसका जो है जनादेश 30 तारीख को जब जनता अपना आशीर्वाद देगी और 3 तारीख को जब जनादेश का जो है ईवीएम खुलेंगी उससे पता चलेगा कि आखिर जनता का जनादेश किसको मिलता है। लेकिन इस बीच जो है तमाम आरोप पर प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं केसीआर गिरती हुई नजर आ रहे हैं। केसीआर की सरकार, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक है, तो वही कांग्रेस
कांग्रेस भी जो है केसीआर सरकार को घेर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं केसीआर की जो हैट्रिक लगाने की एक उम्मीद है, उसमें कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जो 10 सालों की पिछले ही जो 2 टर्म की यहाँ पर उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं केसीआर को जो है भुगतना पड़ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में जितना बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे कहीं ना कहीं तमाम आक्रामक है, भ्रष्टाचार की बात जो है, तमाम जो है आरोप जो है केसीआर पे लगा रहे हैं कृतिका। जी बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि जनता का जनाधार किस ओर जाता है और इसके लिए इंतजार करना होगा हमें 3 दिसंबर का, जब नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह सरगुजा संभाग में बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। यहां वो सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा में भी उनकी रैली होगी। आपको बता दें कि पाटन वो सीट है जहां मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपने ही भतीजे और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के साथ सीधा मुकाबला है, और इसी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पाटन के बाद मनेन्द्रगढ़ जिले के सलगावान कला में भी राजनाथ सिंह की रैली होगी। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज दिवाली का त्योहार है और ऐसे में राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम है और यहां म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो का आकर्षण केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। अयोध्या आह्लादित है, अयोध्या मुदित है, अयोध्या श्रद्धा के रस में भीगी हुई है।
कारण साफ है, 7वां संस्करण दीपोत्सव का एक ऐसे वक्त में यहाँ पर संपादित होगा जब भगवान दिनकर अपने अस्ताचल की ओर जाएंगे तो अयोध्या एक नया इतिहास लिख रही होगी। वह इतिहास होगा दीपों का, वह इतिहास होगा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का, वह इतिहास होगा राम राज्य में क्या कुछ होता था उसे जानने के लिए। जिला प्रशासन ने अनेक सारी तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज और आने वाले दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या जिला स्तर पर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां हैं, जानते हैं जी। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर व्यापक तैयारी की है। यहाँ राम की पड़ी का जो मुख्य मंच है और यहाँ पे हमारे विभिन्न घाट हैं, लगभग 51 घाट पे हम लगभग 24,59,000 दिए लगा रहे हैं और हमारा जो रिकॉर्ड लगभग 21 लाख दिए का बनेगा। और इसके साथ साथ हम लोग 10 लाख दीप विभिन्न मंदिरों, मठों और कुंडों और साथ साथ कुछ विद्यालयों में हम लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट्स के लोग लगे हुए हैं और इसमें जन सहभागिता भी है। सब लोगों को लगाया गया है, जो हमारे मठ के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं और जो विद्यालय के हैं उनको भी लगाया गया है। यहाँ विश्वविद्यालय के लगभग 25,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम को एक बेहतर रूप से पूरे नियोजित तरीके से कराएंगे। साथ साथ हमारा रामकथा पार्क है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका प्रसारण किया जाता है, उसमें रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। अभी तक हमारे पास 4 इंटरनेशनल रामलीलाएं आ रही हैं और उसके साथ साथ 21 प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ होगा। उनका उदार चरित्र, उनका हर इंसान से एक अच्छी एक शांत पुरुष होकर मिलना। सबरी वाला, उन्होंने सबरी जी का जूठा बेल खाया, उनका जूठा खाना खाया, वो उनका एक उदार चरित्र है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। तो ये रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि किस तरीके की तैयारी है, लेकिन इस वक्त वहां क्या कुछ नजारा है उसके लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही वाराणसी से हरिकेश बहादुर गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को सुप्रभात और साथ ही शुभकामनाएं आपको त्योहार की। लेकिन आशुतोष शुक्ला, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, अयोध्या की दिवाली जो है वो हर किसी के लिए बेहद खास होती है और आप वहां पर खुद मौजूद हैं, तो किस तरीके का भव्य नजारा इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं दीपोत्सव को लेकर? देखिए, मैं विस्तार से उन तैयारियों के बारे में आपको जो है पूरी तरह से बताऊंगा, किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। लेकिन उससे भी पहले मैं अपने दर्शकों को जो है छोटी दिवाली कहते हैं, हालांकि संपूर्ण दिवाली और संपूर्ण साल के लिए दूरदर्शन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह आयोजित होने वाला अयोध्या का जो दीपोत्सव है, अगर हम अपने कैमरामैन से कहें तो अगर हमारे पीछे का जो रास्ता जो है फैजाबाद और गोरखपुर के बाईपास से आता है, वह पूरा रास्ता जो अयोध्या की तरफ आता है, पूरी तरह से वह सड़क जो है सजाई गई है। और जबकि दीपोत्सव आज शाम को होगा, कल शाम से ही यहाँ पर भक्तों, श्रद्धालुओं का, आने वालों का तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मठों मंदिरों में रह रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये लता मंगेशकर जी को समर्पित वीणा और इसके बाद रामघाट के बगल में बहती हुई सरजू और यह पतित पावन अयोध्या, ये सारा क्षेत्र आज उल्लास के वातावरण में है। पूरी तरह से खुश है। तैयारियां इस बात की हैं कि आज शाम को, आज 7वें संस्करण में जो दीपोत्सव हो वह दुनिया में फिर एक बार रिकॉर्ड बने और निश्चित रूप से अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में दुनिया में जानी जाए। जी बिल्कुल, आपके पास में वापस आएंगे और साथ ही हमारे साथ में वाराणसी से हरिकेश भी इस वक्त बने हुए हैं। हरिकेश, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां हैं इस वक्त? कृतिका, मैं जहां अभी खड़ा हूं ये फूल मंडी है और मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि धनतेरस कल था, फूल से ही सजावट, फूल से ही पूजा, और जो दीपावली है ये भी जिस तरह से आशुतोष बता रहे थे कि चूंकि दीपों का सजावट करते हैं, दीपों से उजाला करते हैं, लेकिन साथ ही ये फूल माला हैं जो आपको मैं मंडी में कहूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं आसपास के वाराणसी के, वो अपने फूल और माला लेके आए हुए हैं। और कृतिका, एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जो वोकल पर लोकल का नारा है प्रधानमंत्री का, उसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है जो इन यहाँ के किसानों का, कि यहाँ के जो गेंदे के फूल हैं वो केवल वाराणसी में ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि कोलकाता, रांची और इस तरह के जो बड़े शहर हैं, इवन चंडीगढ़ तक यहाँ से गेंदे के फूल जा रहे हैं। तो जो तैयारी है, धनतेरस में लोग लेने आ रहे थे यहाँ पर, आज चूंकि जैसा आशुतोष बता रहे थे यहाँ पर भी छोटी दिवाली कहा जाता है आज के दिन के लिए, आज भी लोग फूल मालाओं से अपने घरों को सजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कल दीपावली को खास
चूंकि दीपों से तो घर को सजाते ही हैं, लेकिन फूलों से भी लोग अपने रंगोली बनाते हैं, अपने द्वार पर फूलों की मालाओं से सजावट करते हैं। इसको किसी भी पूजा पाठ में इन फूल मालाओं की ज़रूरत होती है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से इस जो त्योहारों का श्रृंखला चली है, धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक जो चलेगी, तो जितने भी यहाँ पर किसान भाई आए हुए हैं और खासतौर से युवा हैं जो काफ़ी दूर से आकर, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भोर में ही लगभग 3 बजे के आसपास ही ये किसान आ जाते हैं अपनी फूलमाला लेकर। तो एक बड़ी इनका बड़ा योगदान रहता है इस तरह के त्योहारों में। और जैसा कि काशी में चूँकि त्योहारों का शहर ही कहा जाता है, तो यहाँ पर धनतेरस के दिन जो कल बीता है, यहाँ पर भगवान धन्वंतरी के वंशज यहाँ पर रहते हैं। वैद्यराज के यहाँ भगवान धन्वंतरी की पूजा हुई, कुबेर की पूजा हुई, और एक और बड़ी बात कुल मिलाकर देखा जाए तो फूलों के जरिए ही सही, लेकिन धनतेरस वाले दिन वोकल फॉर लोकल का जीता जागता उदाहरण इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है। आपके पास में वापस आएंगे, इस वक्त आशुतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अयोध्या में तैयारियां तो हो ही रही हैं दीपोत्सव की, लेकिन दिन में किस तरीके की साज सजावट वहां पर की गई है, एक बार वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, अगर आज के दिन का कार्यक्रम की हम बात करें, बल्कि हम अपने कैमरामैन से एक बार दोबारा कहेंगे कि वो लगातार जो है घाट के किनारे के दृश्यों को, और लगातार जो यहाँ पर अयोध्या में श्रद्धालु सारी रात की यात्रा करके अगल बगल के जिलों से चल करके आज अयोध्या में इस दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने आ रहे हैं, वो लगातार चले आ रहे हैं, अयोध्या की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो है आज शाम को जब ज्यों ही सूर्यास्त होगा, उसके बाद संपूर्ण अयोध्या पूरे दीपों में जो है नहाई हुई दिखाई देगी। ये दीप जो है वो निश्चित रूप से अयोध्या का जो शांति का संदेश है उसे पूरी दुनिया को देने में कहीं न कहीं सक्षम होंगे। और जहां तक आपने बात पूछा कि आज दिन की क्या तैयारियां हैं, आज दिन में साकेत महाविद्यालय से लेकर के राम की पैड़ी तक भगवान राम के विभिन्न चरित्रों को वर्णित करता हुआ तमाम सारा दृश्य जो है वो झांकियों में पिरोया जाएगा। उन झांकियों को सारा दिन जो है वो पूरी तरह से अयोध्या में घुमाया जाएगा। अयोध्या के बाहर से जो लोग आए हुए हैं, उन बाहर से आए हुए लोगों को भगवान राम के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करती हुई उस रथ उस यात्रा को पूरी तरह से अयोध्या में घुमाकर दिखाया जाएगा। विभिन्न मंदिरों और मठों में जो है आज भजन और कीर्तन होंगे, दिन में जो है भंडारे चलेंगे, शाम को भी भंडारे चलेंगे। संपूर्ण अयोध्या अगर हम कहें तो इस वक्त भक्ति के जो है रस में प्रवाहित है। और सबसे ज्यादा आह्लादित इस बात को लेकर के है कि लगभग महीने भर बाद जो लगभग सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्मियों की इच्छा थी, भगवान श्री राम का मंदिर भी अयोध्या में स्थापित हो रहा है। जी बिल्कुल, और इस मंदिर का बेसब्री से इंतजार भी हर देशवासी कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आज अयोध्या में एक और नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जहां पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, और उस दीपोत्सव की भी हर झलकियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DT न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो दीपावली का जो त्योहार है वो धनतेरस से ही शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। उन्होंने पूजा पाठ की और दीप भी जलाए। वहीं ब्रिटिश उच्च आयोग ने अपनी ओर से सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए सभी की दिवाली सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हो। आप सबको ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। Diwali is a truly global event, celebrated in India, celebrated across the world, including in Downing Street and across the United Kingdom. That's why I would like to say, आपको आपके परिवार की दिवाली सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल रहें। और इसी बीच बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DT न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है,
ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ गाना एमडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। इसे फालू और गौरव शाह के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गाने को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी नॉमिनेशन मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में भी बात की गई है। Flowing grains, golden sun, gentle rain, awaken and arise, looking for sunrise. Millet swaying all around, once lost now found, nourishing body and soul. It's time to make us whole. और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ, मेरी सहयोगी किरण भारद्वाज के साथ। नमस्कार।